अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने एंड किया था लेक्चर के मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पर, ठीक है। अब मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रही हूँ कुछ बेसिक टर्म्स की, जिसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं आइंस पर। आइंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड कैटाइंस एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड एनाइंस, ठीक है। कैटाइंस जो के हैं नेगेटिव आइंस होते हैं, एनाइंस जो है वो पॉजिटिव आइंस होते हैं। आइंस इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट एंड चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आयन क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज हो। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि सोडियम, तो ये सोडियम एटम है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ सोडियम प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? सोडियम का आयन हो जाता है। आयन हमेशा कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाए या गेन हो जाए। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव आयन हो जाता है। और अगर क्लोरीन में अगर आयन नेगेटिव ऐड हो रहा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? नेगेटिव आयन बन गया है। तो हम कहेंगे कि लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव आयन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड नेगेटिव आयन। फ्री रेडिकल्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड नहीं हो सकते, कंबाइन नहीं हो सकते, उनको हम कहते हैं कि वो क्या है? फ्री रेडिकल्स हैं। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कहते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एटम, जैसे सोडियम और क्लोरीन जो कि हैं दोनों मिक्स टुगेदर हो गए तो हमारे पास ये क्या बन गया? ये केमिकल कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर मॉलिक्यूल सिमिलर को कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। केमिकल स्पीशीज़ की बात करें अगर हम, तो वन एलिमेंट इज़ आइडेंटिकल टू द अदर एलिमेंट। जैसे अगर हम कैन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एक ही फैमिली के हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि क्या है? केमिकल स्पीशीज़ है। मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे, व्हेन मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर। जैसे एटम गेन और लॉस करेगा तो आयंस बन जाएगा। मॉलिक्यूल अगर एटम लॉस और गेन करेगा तो जो कि हमारे पास क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर आयन हो जाता है। नेगेटिव चार्ज जो कि है, नेगेटिव चार्ज लेने के बाद जो कि है एनोआयनिक हो जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? कैटानोइक हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स अगेन जो कि हमारे पास ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन ज़ीरो वैलेंसी है, क्लोरीन ज़ीरो वैलेंसी है, ठीक है। इस तरीके के एलिमेंट्स जो है हमारे पास ज़ीरो वैलेंसी वाले क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्या है कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ़ मोल्स का। नंबर ऑफ़ मोल्स किसको कहते हैं? सिंपल नोन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, जैसे अगर कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम, तो गिवन मास यानी कि नोन मास 5 ग्राम हो गया और मोलर मास जो कि हमारे पास कितना है उसका 12 है। अनदर वे में हम इसे ये भी कह सकते हैं गिवन मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर और द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसके अलावा मोल क्वांटिटीज़ ऑफ गैसेस की बात करें, मोलर क्वांटिटी, एक सिंगल मोल जो है वो वॉल्यूम की टर्म में किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कैथोड रे की बात करें तो कैथोड रे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। E/m इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो जो कि है हमारे पास कहलाता है, ये कितना होता है? 1.7588 एट एक्सपोनेंट 8 कॉलम्स पर ग्राम, ठीक है। इसके अलावा जो कि जे थॉमसन और फैराडे ने जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, प्रोटॉन डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन इन 1886। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने। जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो। क्रुक्स डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। क्रुक्स ने किसको डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को। इसके अलावा कैनाल रेस जो कि है इससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। कहते हैं कि इसको पहले छोड़ दें अब इस वाले पोर्शन को। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। 1920 में रदरफोर्ड ने जो कि सबसे पहले आइडिया जो कि दिया है किसका? प्रोटॉन का, दैट न्यूट्रॉन आर द सेम साइज। 1932 चैडविक ऑल्सो डिस्कवर न्यूट्रॉन। चैडविक ने जो कि है किसको डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को। बेरिलियम को हीलियम के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बन की जगह है एटॉमिक नंबर तो सेम आ गए, लेकिन मास नंबर में एक एक्स्ट्रा आया जो कि किसकी जगह आइडेंटिफिकेशन थी कि यहाँ पर कौन मौजूद है? न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड जो कि है ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, जिसको नील बॉर्न ने आके करेक्ट किया। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो कि है इमिट करता है एनर्जी, और मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड तो कहते हैं कि फॉल ऑन द न्यूक्लियस, अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात बताते तो इनकी थ्योरी रिजेक्ट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन मूव कंटिन्यूसली वाइल एटम हैव लाइन स्पेक्ट्रम। अगर कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, जबकि क्या है? एटम अपने
शेल्स में ही रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये तमाम तर वो फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं जो मुझे 9 क्लास की केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट लगे। बाकी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल 9 क्लास की केमिस्ट्री से यही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी 10th क्लास की केमिस्ट्री से। इसी तरीके से हम बेसिक पॉइंट्स उठाते रहेंगे, ताकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरा सिलेबस जगह टॉपिक टू टॉपिक कवर करें। तो इससे हमारे पास क्या होगा, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और सर्कल्स और फेसबुक पेज वगैरह पर लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग हैं उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल सकें। थैंक यू।